all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 22nd of March. So on the first page there are certain important news which we are going to discuss. So the first news is Supreme Court bench seeks data on alternatives to hanging. So यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच यहाँ पे बैठी थी, जहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी वाई चंद्रचूड़ जी और एक और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है हमारे पीवी नरसिम्हा, तो वो यहाँ पे बेंच पे बैठे थे और उन्होंने क्या किया यहाँ पर, आपने ये चीज देखी होगी जब हमारे यहाँ पे देश में किसी को एग्जीक्यूट किया जाता है, किसी ने कोई कह सकते हैं सीपीसी हो सीआरपीसी और अलग एक्स में कुछ ऐसा काम किया हो जो गलत है, तो अल्टीमेटली उनको जो कोर्ट है वो डेथ सेंटेंस यहाँ पे सुनाती है। तो डेथ सेंटेंस में क्या किया जाता है, उनको हैंग कर दिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर देयर इज अ पिटिशनर, देयर इज एन एडवोकेट बाय द नेम ऑफ मिस्टर ऋषि मल्होत्रा। उन्होंने क्या किया, द कोर्ट वाज हियरिंग अ पिटिशन व्हिच वाज फाइल्ड बाय एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेथ बाय हैंगिंग एज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। दैट मींस कि क्या कोई एक ऑल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है जिससे यहाँ पे जिस तरीके से ये एग्जीक्यूशन किया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रिजनर्स है या जिन्होंने कुछ गलत काम किया है तो उनको जिस तरीके से हैंग किया जाता है, उसके लिए कोई एक ऑल्टरनेट हो सकता है क्या, यहाँ पर से शुरुआत हुई। फिर यहाँ पे क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे, उन्होंने यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर संज्ञान लिया। उन्होंने बोला कि इसके बारे में बिल्कुल सोचा जा सकता है और सेंटर से यहाँ पे ऑल्टरनेट्स लेने की बात की गई कि सेंटर का इसमें क्या टेक है। सेंटर का मतलब यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की बात की जा रही है और यहाँ पे जो एक और उनके साथ जज थे पीएस नरसिम्हा जी, उनका ये भी मानना था कि ऐसे में यहाँ पर सबसे बढ़िया यहाँ पर सोल्यूशन ये हो सकता है कि क्या किया जाए, एक कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी क्या करेगी, पूरा इसको ओवरलुक करेगी कि क्या इस चीज की जरूरत है और अगर वो कमेटी में अगर बात की जाए तो उसमें कौन कौन हो सकता है। उसमें बेसिकली एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, किसके उसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, प्रोफेसर्स ऑफ लॉ, डॉक्टर्स, साइंटिफिक पर्सन, ऑल दीज मेंबर्स शुड बी पार्ट ऑफ दिस कमेटी जो ये डिसाइड करे कि क्या दिस इज द राइट टाइम और दिस इज हाई टाइम दैट हमारे देश में जो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है जो बहुत लीथल है, बहुत डेडली है कि पर्सन को जो है रिस्पेक्टिव पर्सन को हैंग कर दिया जाता है और जब तक डेथ नहीं होती वो जो रोप है उनके गले में बांधी होती है, तो क्या उसके लिए कोई ऑल्टरनेट यहाँ पे हो सकता है क्या। उसके लिए यहाँ पे जो पिटिशन ऋषि मल्होत्रा जी ने यहाँ पे फाइल की, उसके बाद ये पूरा यहाँ पे केस यहाँ पर आया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्या भारत में जो तरीका है वो सभी जगह, देखिए अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका मानना है कि यूएस में अलग अलग तरीके दैट मींस कुछ इंजेक्शन वाले मोड है कि जो किसी पर्सन को अगर एग्जीक्यूट करना है, किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया है, किसी पर्सन को हैंग करना है, तो हमारे यहाँ पे जिस तरीके से उस पर्सन को हैंग कर दिया जाता है, यूएसए में उसको क्या है कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जजेस को यहाँ पर उन्होंने सेंटर से पूछा है कि आप बताइए कि क्या ऑल्टरनेट हम कर सकते हैं और क्या एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पे कुछ एक बेटर सोल्यूशन यहाँ पे डेफिनेटली पुट कर सकती है। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज, दैट इज सुप्रीम कोर्ट बेंच सीक्स डेटा ऑन ऑल्टरनेटिव्स टू हैंगिंग। डेटा किससे मांग रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से डेटा मांग रहे हैं। देन नेक्स्ट, सम स्टेट्स आर लैगिंग बिहाइंड ऑन एनपीएस ड्यूज। ये यहाँ पे क्योंकि मुझे हमें ऑलरेडी पता है कि अभी यहाँ पे हमारी जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर चल रही, तो अलग अलग लीडर्स जो है यहाँ पे जो मिनिस्टर है उनका ऐसा मानना था कि जो ओपीएस और एनपीएस है, दैट इज ओपीएस एंड एनपीएस, हमने ऑलरेडी हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होती है और किस तरीके से न्यू पेंशन स्कीम लाई गई बाय द जो गवर्नमेंट थी लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2004 में, उसके बाद से पूरी कहानी यहाँ पर चल रही। तो काफी सारे स्टेट्स हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो न्यू पेंशन स्कीम में यहाँ पर काम कर रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम में अगर हम देखें, जो हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल बर्डन रिस्पेक्टिव स्टेट्स में कंपैरेटिवली कम पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम ये बोलता है कि आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, दैट मींस जब आपका रिटायरमेंट हुआ तब आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उस सैलरी, वो जो लास्ट ड्रॉन सैलरी रहेगी वो सैलरी आपको एज ए पेंशन दी जाएगी, तो उससे फाइनेंशियल बर्डन बहुत आता है। ऐसे में जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी सरकार ने इस चीज़ को इनिशिएट किया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन स्कीम इनिशिएट करेंगे, जिसमें क्या होगा कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी से हर महीने डिडक्ट होता जाएगा और वो कॉर्पस पूरा एड ऑन होकर अल्टीमेटली मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यू पेंशन स्कीम काफी सारे स्टेट्स ने यहाँ पर कहीं इंप्लीमेंट कर रखी, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे स्टेट्स, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत
जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी से तो पैसा कटेगा ही कटेगा, बट साथ में गवर्नमेंट को भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर है, ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि कौन से स्टेट यहाँ पे मतलब कहीं भी प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पा रहे, बट उन्होंने इंडिकेट कर दिया देयर सर्टेन स्टेट्स इन इंडिया जो एनपीएस में जो गवर्नमेंट का मतलब रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा दिया जाना चाहिए उनकी तरफ से, वो नहीं दिया जा रहा। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे बात आती है कि देयर सर्टेन स्टेट्स जो ऑलरेडी हमारे यहाँ देश में है, जिस तरीके से पंजाब की बात की जाए, छत्तीसगढ़ इज देयर, झारखंड इज देयर, नियरली 4 to 5 स्टेट, हिमाचल जहाँ पे रिसेंटली कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, मोस्टली जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है उन्होंने ऑलरेडी या तो अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, इलेक्शन के पहले जो मैनिफेस्टो आता है उसमें इस चीज की जानकारी दी थी, या फिर अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में ऑलरेडी उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ पर लागू कर दी। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, न्यू पेंशन स्कीम की बात की जा रही है, बट यहाँ पे कुछ स्टेट्स का ऐसा भी मानना है कि न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत हमने जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है, अभी जो मैंने 4 से 5 स्टेट का नाम लिया, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनका, तो इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी न्यू पेंशन स्कीम में हो सकता है पहले कुछ कॉर्पस सेंटर को दिया, तो अब ये बोल रहे हैं कि अब हम ओल्ड पेंशन स्कीम में आ गए, तो वो जो पुराना पैसा, जो पहले पैसा हमने आपको दिया न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत, वो पैसा हमें फिर से रिफंड किया जाए। बट यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का, सेंटर का ये मानना है कि ये ऐसा नहीं है, आपने उस समय न्यू पेंशन स्कीम में थे तो वो जो कॉर्पस हमारे पास आ गया वो किसी भी तरीके से रिफंडेबल नहीं है, और अब आप ओल्ड पेंशन स्कीम कर रहे हैं, तो हमारे लिए हमें एक चीज समझनी चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम से स्टेट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत आता है, और अल्टीमेटली इसी वजह से हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जो होते हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि अगर हम यहाँ पे चुनाव जीत गए तो अल्टीमेटली हम क्या करने वाले, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाले। ओल्ड पेंशन स्कीम का आप समझिए कि जो लास्ट ऑन सैलरी है वो दी जाती है, और इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, और इवन जो इस पर्सन की डेथ हो जाती है उनकी वाइफ को या उनकी जो लीगल एयर है उनको भी जब तक वो है जिंदा है तब तक कितना पेमेंट किया जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है कितना पेमेंट यहाँ पे होता है, और क्या ये पोल प्रॉमिस का ही एक मुद्दा रह चुका है, इसकी वजह से लोग वोट करते हैं, और अल्टीमेटली उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और सेंटर के ऊपर इतना बर्डन यहाँ पर पड़ता है। So this was about this news that there are some states are lagging behind on NPS, that is new pension scheme dues, that has been said by minister. Then IMF, that is International Monetary Fund, clears 3 billion bailout for Sri Lanka. So यहाँ पे जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने इसकी जानकारी दी, उन्होंने बताया कि श्रीलंका इज नो लॉन्गर डेट रिडन कंट्री, और अब श्रीलंका को यहाँ पर बेल आउट पैकेज $3 बिलियन का मिल चुका है। देखिए श्रीलंका की अगर हम बात करें, हमने काफी बार हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि श्रीलंका की सिचुएशन हुई क्यों। सबसे पहला रीजन कि श्रीलंका की जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी, जहाँ पे महिंदा राजापक्ष प्राइम मिनिस्टर थे, गोटाबाया राजापक्ष प्रेसिडेंट थे, तो उस समय कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जो श्रीलंका की गवर्नमेंट के लिए या श्रीलंका के लोगों के लिए बैकफायर कर रहे हैं। जैसे द बेस्ट एग्जांपल इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे श्रीलंका को नहीं जाना था, बट जैसे ही उस पर चले गए उसके बाद क्या हुआ, वहाँ प्रोडक्शन की कमी आई, इंपोर्ट्स बढ़े, और सेकेंडली फिर हमने कोविड देखा, फिर रशिया यूक्रेन वॉर देखा, और ऐसे बहुत सारे रिपरकशन हुए। अल्टीमेटली हुआ श्रीलंका एक ऐसा देश बन गया जहाँ पे इसको बेल आउट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पिछला 1 साल का समय ऐसा हो चुका है, अभी रिसेंटली भी अगर हम देखें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है कि इनको पैसा नहीं मिल पा रहा बेल आउट, बट लगभग साल भर के बाद अब फाइनली यहाँ पर, क्योंकि श्रीलंका के जो क्रेडिटर्स है, दैट इज इंडिया, चाइना एंड जापान, इन तीनों देशों ने बोला है और कहीं की फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे दी है, एश्योरेंस दी है IMF को कि आप पैसा दे दीजिए बेल आउट पैकेज श्रीलंका को। तो अब अल्टीमेटली लगभग साल भर की मेहनत के बाद अब फाइनली यहाँ पर श्रीलंका को $3 बिलियन का यहाँ पे बेल आउट पैकेज IMF से मिल चुका है। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज, और इसके लिए काफी कांग्रेचुलेट किया गया। और अब IMF यहाँ पे क्या कोशिश करेगा कि कैसे किसी भी तरीके से पैसा जो है ये करप्शन के फॉर्म में ना जाए, या इससे करप्शन ना हो, इसका जो पर्पज है वो फुलफिल हो। इसी वजह से IMF जो है पूरा इस पैसे को किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, या जो पैसा दे रहा है उसको कम्प्लीटली यहाँ पर अपनी कहीं ना कहीं नजरों से यहाँ पे रखेगा कि किस तरीके से वो पैसा किसको दिया जा रहा है, सो दैट उसका सही तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। This we can skip, this is the city part. On state news, this is very important. Amid protest, Rajasthan become first state to pass right to health bill. So यहाँ पे अगर हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है हमारे देश में जिसने राइट टू हेल्थ बिल यहाँ पे पास किया है, दैट इज राजस्थान। अब यहाँ पे बात की जाए, इसकी शुरुआत होती पिछले साल सितंबर 2022 को, जब ये असेंबली में, राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधानसभा, वहां पे ये लाया गया था। राइट टू हेल्थ बिल क्या बात करता है कि अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है, अगर वो सरकारी अस्पताल में या इवन प्राइवेट अस्पताल में जाता है, मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जा रही है, और उसके पास उस समय फंड नहीं है, तो ऐसे में हम काफी बार देखते हैं कि उस पर्सन का इलाज नहीं होता और उसकी वजह से उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है।
तो यहाँ पे जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने क्या बोला कि ऐसा कोई पर्सन है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, उसके उसमें पेमेंट नहीं है और तुरंत यहाँ पे उसका मेडिकल उपचार नहीं किया जा रहा, तो अब यहाँ पे राइट टू हेल्थ बिल ये बोलता है कि अब उसका उपचार होगा और ऐसे में जो भी कॉर्पस लगेगा अगर उस पर्सन के पास नहीं है, केपेबल नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। अब जैसे इसको लाया गया तो हम पिछले कुछ समय से देख रहे थे कि प्राइवेट डॉक्टर्स काफी हड़ताल यहाँ पे कर रहे थे। जयपुर में जो राजस्थान की स्टेट कैपिटल भी है, अलग अलग जगह जो डॉक्टर्स है वो प्रदर्शन कर रहे थे और उनका ये मानना था कि ये जो राइट टू हेल्थ बिल है इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है, बट स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पे सुन नहीं रही है और अल्टीमेटली हम इसकी वजह से यहाँ पर आहत हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या था, जब सितंबर 2022 को पिछले साल जब इसको लाया गया था तब इसको पास तो करा लिया गया था, बट फिर इसको एक कमेटी के पास भेज दिया गया था और कमेटी ने जिस तरीके से फिर और रिकमेंडेशंस करके ऐड ऑन करके, तो ऐसे में ही यहाँ पे जो डॉक्टर्स है, स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनका ऐसा मानना था कि इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है, बट वो चेंजेस नहीं हुए और अब यहाँ पे राजस्थान में जो है इसको क्या बना दिया गया, एक एक्ट बना दिया गया, बिल को बना दिया गया। अब यहाँ पे इसी वजह से एज यू कैन सी द फोटोग्राफ इटसेल्फ दैट देयर आर सर्टेन पीपल, सर्टेन डॉक्टर्स हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस राइट टू हेल्थ बिल व्हिच हैज बीन पास्ड इन द राजस्थान असेंबली रिसेंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और दिस न्यूज़ सेज नाउ मेघालय सीएम क्लेम्स ओनरशिप ऑफ डिस्प्यूटेड बॉर्डर विलेज। सो हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आज भी बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र का इशू जो बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट है। काफी समय से जब हम देखते हैं कि यहाँ पे विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट होता है, ये इशू फिर से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका रीजन ये कर्नाटका बोलता है कि जो बेलगावी सिटी है, मतलब कर्नाटका जो अपनी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से वो एक असेंबली का सेशन अपना जो है विंटर सेशन वो बेलगावी में रखता है और बेलगावी डिस्प्यूटेड है, तो हर बार ये इशू होता है महाराष्ट्र में की सरकार के बीच और कर्नाटका की गवर्नमेंट के बीच। अभी देखा जाए दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट और महाराष्ट्र में बीजेपी का कोएलिशन है शिवसेना पार्टी से। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो नॉट ओनली अबाउट दीज टू स्टेट्स बट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी काफी सारे स्टेट्स में बहुत सारे इशूज है, स्पेशली बाउंड्री डिस्प्यूट्स, क्योंकि आसाम से ही निकल के लगभग 4 स्टेट जो है आज हमारे यहाँ पे है। मेघालय की बात की जाए, मिजोरम की बात की, ये सब आसाम से ही निकले। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सी जगह बीजेपी यहाँ पर आ चुकी है और सेंटर में बीजेपी। तो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनका ऐसा मानना है कि जितने भी इश्यूज हैं स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट, इन सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं सही किया जाए, इनको सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। तो ऐसे में आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट पे यहाँ पे बात हुई, आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके जो इशूज उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आसाम मेघालय और आसाम और मेघालय दोनों जगह यहाँ पर बीजेपी की ही सरकार है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, रिसेंटली आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है उनका ऐसा मानना था कि ये जो आसाम से रिलेटेड जो जगह है जिसकी बात की जा रही है, मुखरो रीजन जो है वो आसाम में आता है, ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का मानना था। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा जी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो जगह है हमारी, तो ऑन वन साइड हम ऐसा देख रहे हैं कि इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो बॉर्डरिंग इशूज है इनको रिजॉल्व किया जा रहा है, और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे दोनों अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं कि ये जगह हमारी, ये जगह हमारी। तो अब ये बहुत डिस्प्यूटेड हो चुका है कि किस तरीके से हाउ द थिंग्स विल गो, बट हाँ डेफिनेटली अगर हम ये देखें तो पिछले कुछ समय से, पिछले साल 2 साल से काफी कोशिशें की जा रही है बाय द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ एंड इवन द सेंटर इटसेल्फ कि जितने भी बॉर्डरिंग इशूज है, क्योंकि रिसेंटली ये इशू फिर से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि लगभग हमने कुछ समय पहले देखा था नवंबर 2022 को, जहां पे क्या हुआ, देयर इज अ विलेज जिसमें एक क्लैश हुआ था जिसमें 6 लोगों की यहाँ पर जान चली। तो उसी जगह की यहाँ पर बात हो रही, दैट इज मुखरो रीजन जिसकी बात की जा रही है, जिसको पहले आसाम के चीफ मिनिस्टर ने क्लेम किया ये तो आसाम में आता है, और अब यहाँ पे मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने क्लेम करते हैं ये तो हमारी टेरिटरी में यहाँ पे आता है। सो दिस वाज अबाउट दिस होल इशू। चलिए, नाउ वी मूव टू द एडिटोरियल पार्ट। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग 2 editorials and 2 opinions. So what the title of the first editorial says, discrimination in the IITs is something to write about. So यहाँ पे जो ऑथर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये बात की है कि IITs में किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऑथर ने जो स्टार्ट किया है वो एक स्टूडेंट के बारे में बात करी कि दर्शन सोलंकी जो एक स्टूडेंट हुआ करते थे, जिस तरीके से उनकी डेथ हो गई, उसके बाद एक पूरी कमेटी बैठाई गई बाय द IIT बॉम्बे। फिर उस कमेटी ने फाइनली डिसाइड किया कि दर्शन पिछले कुछ समय से कहीं उसके जो ग्रेड्स थे पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा, उसकी वजह से उसकी यहाँ पर डेथ हुई, सुसाइड हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑथर का मानना है कि पिछले कुछ समय से, या अगर हम देखें क्योंकि दोनों जो ऑथर्स है वो अलग अलग IIT से पास आउट है, तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि IITs में जो जनरली जो कल्चर है कि लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके जाते हैं, बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट जाते हैं, सब चीज़ है, वो सब चीज़ को हाईलाइट किया ऑथर ने। बट ऑथर ने एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बताई कि आज भी वहाँ पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट में जो इशूज है वो आज भी,
दैट मीन्स अपर कास्ट अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और लोअर कास्ट को यहाँ पे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेफिनेटली होता है, जिस तरीके से अपर कास्ट उनके ऊपर कहीं रूल करते हैं। तो ऐसा ही कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, और जिस तरीके से हम बार बार देखते हैं कि जो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी कहीं की जो कह सकते हैं कि जो इन टर्म्स ऑफ कास्ट या लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके साथ इस तरीके के केसेस में देखने को मिलते हैं उन्हें कंटिन्यूस बेसिस। तो ये इसके बारे में पूरा बताया। इवन कुछ बुक्स है उनको भी साइट किया गया बाय द ऑथर हिमसेल्फ, दैट इज माइकल सैंडल की बुक जो है टायरनी ऑफ मेरिट, उसमें भी यहाँ पे बताया गया किस तरीके से इस तरीके की चीजें हमें कंटिन्यूस बेसिस में हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पे ऑथर ने ऑन कैंपस जिस तरीके के इशूज होते हैं, इवन ऑथर ने ये भी बताया कि जो यहाँ पे जाते हैं सब बहुत अच्छे यहाँ पे पढ़ाई करके जाते हैं, काफी एग्जाम्स को क्रैक करके यहाँ पे जाते हैं, बट स्टिल जिस तरीके के माइंडसेट यहाँ पे इवन कुछ एग्जाम्पल साइट किए कि जैसे यहाँ पे एडमिशन होता है, अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो बच्चे होते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स को यहाँ पे इंफीरियर माना जाता है। इन द सेम वे जो कास्ट बेसिस पे जो अलग अलग डिफरेंसेस यहाँ पे किए जाते हैं, और जिस तरीके से इवन कुछ इंटर्नशिप्स की बात हो गई, इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो गई, या इवन कुछ कहने के अलग अलग डिफरेंट आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से कुछ कम्युनिटीज है उसमें भी जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं बोलबाला रहता है। तो इस चीज़ को भी ऑथर ने यहाँ पर कहीं ना कहीं साइड किया, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। ऑथर ने यहाँ पर दोनों ऑथर से बोला कि वी आर नॉट प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड, कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं लोअर कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उनके साथ गलत हो रहा है, या दलित कम्युनिटी से जो आ रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है, बट उनका ऐसा मानना है कि हम इसके थ्रू एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जितने भी आईआईटी एलुमनाइज है या जितने भी लोग पास आउट है आईआईटी से, वो इस चीज़ को समझते हैं। तो अगर वो हमसे सहमत है तो डेफिनेटली इस पर काम होना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके के इंसिडेंट हमने देखे, जिस तरीके से मिस्टर दर्शन सोलंकी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया और उसका पूरी कमेटी यहाँ पे बनी, बट स्टिल जो डिसीजन आया वो वैसा नहीं था जैसे एक्सपेक्टेड था। तो ऐसे में यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर है कि किस तरीके से ये जो पर्सपेक्टिव है हमारे देश में उसको चेंज किया जाए रिगार्डिंग आईआईटी, जो सिचुएशन हमारे यहाँ पे, और स्पेशली जो कास्ट बायसनेस, जेंडर बायसनेस है उसको भी यहाँ पे डेफिनेटली ऑथर ने साइड यहाँ पे किया, और उनका पर्सनल एक्सपीरियंसेस यहाँ पे दोनों ऑथर्स ने बताया, क्योंकि उन्होंने बोला कि वी हैड पास्ड आउट फ्रॉम और वी आर आईआईटी एलुमनाइज, तो वी आर ऑलरेडी अवेयर की सिचुएशन यहाँ पे क्या है। ठीक है, देन सेकंड एडिटोरियल, दिस इज बेसिकली अबाउट चाइना। व्हाट द टाइटल सेज, एन ऑब्जेक्टिव लुक एट ए चाइना लेड फ्रेम। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि अब यहाँ पे चाइना ने क्या किया, चाइना ने रिसेंटली एक फ्रेमवर्क बनाया कहीं ना कहीं, जिसका नाम क्या था, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। क्या नाम रखा है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात करें तो ये चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर क्विन, उन्होंने इसको हाईलाइट किया, और इसके 5 मेजर पिलर्स हैं। These 5 major pillars are important. First is mutual respect, openness and inclusion, multilateralism, mutual benefit and a holistic approach. ये 5 यहाँ पे क्या किए गए, 5 बेसिकली पिलर्स यहाँ पे रखे गए। अब ऑथर ने बोला कि चाइना कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज है कि चाइना में एक ऑल्टरनेट बनना चाह रहा है सुपर पावर बनने का यूएस का, क्योंकि यूएस की हेजीमनी है, यूएस सुपर पावर है, वर्ल्ड पावर है। तो ऐसे में चाइना क्या चाहता है कि उसको चेंज किया जाए, और इसका बेस्ट एग्जांपल है रिसेंटली जो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो डील यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना ने मध्यस्थता करा के मीडिएटर बन के एक डील साइन कराई, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ऐसे में हालांकि उस एग्जाम्पल को ऑथर ने साइड नहीं किया, बट ये रिसेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑथर ने 5 पॉइंट को यहाँ पे बताया कि ये जो अभी रिसेंटली एक पार्टनरशिप बनी है जीएसआई, दैट इज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जिसमें सभी देशों को यहाँ पे चाइना साथ में लाना चाह रहा है, और एक इंटरनेशनल कह सकते हैं इंटरनेशनल फोरम पे अपनी एक इमेज यहाँ पे दर्शाना चाह रहा है कि हम एक बहुत से ऑल्टरनेट हो सकते हैं एज ए वर्ल्ड पावर सुपर पावर अगेंस्ट यूएसए। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है ये जो 5 पिलर्स है उसमें क्या चाइना ने जिस तरीके से इन 5 पिलर्स में बड़ी बड़ी बातें की है कि क्या चाइना खुद इस चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो फर्स्ट यहाँ पे जिस तरीके से बात की गई, हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से चाइना यहाँ पे अपने देश में पूरी कहानी यहाँ पर कर रहा है। अब देखिए फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पिलर यहाँ पे रखा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब अगर आप बात करते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, तो किस तरीके से पिछले कुछ समय में चाइना यहाँ पे काम कर रहा है, वो एक क्लियर सिग्नल है कि किस तरीके से चाइना म्यूचुअल रिस्पेक्ट करता है। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि पिछले कुछ समय से चाइना के बॉर्डरिंग अपने देशों के साथ और जिस तरीके के इशू हो रहे हैं स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी या इवन रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना का जो स्टांस है, क्या वो दिखाता है कि इट इज अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देन सेकंड चीज जो आपने ऑलरेडी बात की, दैट इज ओपननेस एंड इंक्लूजन। यहाँ पे चाइना ने ओपननेस एंड इंक्लूजन की बड़ी बड़ी बात करी। अब उसमें यहाँ पे ऑलरेडी मानना है कि जिस तरीके से चाइना क्लेम करता है कि इंटरनेशनल टेरिटरीज में साउथ चाइना सी में या ताइवान में जिस तरीके से वो एंटर हो जाता है, या जिस तरीके से जो हमारे यूएन क्लॉज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन द सीज, तो क्या उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा है, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन किया। देन थर्ड इज जिस तरीके से मल्टीलैटरलिज्म,
कि मल्टीलैटरलिज्म ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से चाइना अब अलग अलग फोरम्स को ज्वाइन कर रहा है, अलग अलग तरीके से अपनी जो वॉइस है उसको और ज़्यादा यहाँ पर रेज कर रहा है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देन फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट किया, दैट इज म्यूचुअल बेनिफिट। अब देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पर होती है तो यहाँ पे चाइना थ्रू दिस और पर्टिकुलर एडिटोरियल ऑलरेडी कहना चाहते हैं कि म्यूचुअल बेनिफिट की चाइना बात करता है, बट क्या चाइना म्यूचुअल बेनिफिट दैट मीन्स आप चाइना का देखिए, चाइना बात करता है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, ऑलरेडी इस चीज़ को बोला, बट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना के अल्टीमेटली चाइना खुद के लिए तो फायदा कर रहा है और बात करता है दूसरे देशों का भी फायदा होगा, बट इससे दूसरे देशों का इस तरीके से फायदा हो रहा है कि उनको डेट रिडन मतलब डेट ट्रैप में फंसाया जा रहा है, उनको बहुत सारा कर्जा दिया जा रहा है। क्यों? ताकि उनसे क्या किया जा सके, उनको बोला जा सके आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और बढ़िया रहेगा, और अल्टीमेटली उनका जो पेमेंट है वो नहीं कर पाएंगे और फिर अल्टीमेटली चाइना यहाँ पे हथियार लेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड द लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे ऑथर ने बोला दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच मतलब एक तरीके से बड़ी अप्रोच होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है आफ्टर दिस पेंडेमिक एंड ऑल। बट हम सभी को पता है कि जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हुई है, और अभी यूएस की रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स भी आई है कि ये जो पूरा कोविड जो स्टार्ट हुआ था चाइना से ही हुआ था, चाइना की लैब में जिस तरीके से ये फेलियर हुआ उसके बाद पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर फैला। बट क्या चाइना अगर 5 पिलर्स, जो बड़े बड़े 5 पिलर्स की बात करता है थ्रू दिस GSI दैट इज ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, कि हमें यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओपननेस एंड इंक्लूजन होना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, तो क्या चाइना पिछले कुछ समय से खुद का स्टांस चाइना का इन 5 पिलर्स में यहाँ पर खड़ा एज ए कंट्री चाइना यहाँ पर हुआ है या नहीं हुआ है, उसको यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया। चलिए नेक्स्ट ओपिनियन पे आता है। ट्रबल इन पंजाब, द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन द स्टेट मस्ट गार्ड अगेंस्ट सेपरेटिज्म। सो यहाँ पे भी रिसेंटली क्या हुआ है कि देयर इज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ अमृतपाल सिंह, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट अभी हमने रिसेंटली अमराला इन पंजाब में देखा कि अपने हजारों प्रोटेस्टर्स के साथ यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन चले गया, फिर उसके जो लोग हैं उनको छुड़ाया गया पूरा थ्रू ड्यू प्रोसेस करके। तो उसके बाद क्या हुआ कि ही इज बेसिकली कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन है वारिस पंजाब, उसको यहाँ पे लीड कर रहा है। और अब यहाँ पे क्या किया उनको, जिस तरीके से क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट फिर से धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गया, और कुछ कंट्रीज में हमने देखा जिस तरीके से यूके में, लंदन में, देन यूएस में जो इंडियन एम्बेसीज है, और जिस तरीके से यूके में तो हाई कमीशन है, यूएस में हमारी एम्बेसी है, उसमें यहाँ पर खालिस्तानी सपोर्टर्स वहाँ पे गए थे, और इवन लंदन में सिचुएशन हो गई थी कि खालिस्तानी सपोर्टर इंडिया का झंडा वहाँ से हटाने तक ऊपर पहुँच गए थे, तो बाद में उनको हटा दिया गया, वो सब कर दिया गया। अब यहाँ पे ऑथर का क्या मानना है कि ये जो पंजाब की सिचुएशन हो रही है, ऐसे में यहाँ पर सबसे पहले जो पर्सन है अमृतपाल सिंह, यहाँ पे सरकार ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि रिसेंटली ऐसा बताया जा रहा है कि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी और अजीत डोभाल जी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके बीच में मीटिंग हुई, और अल्टीमेटली ये जो लोग हैं जो भारत का जो सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको खराब करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो क्या किया गया, अभी कल के दिन ही हमने पूरा इंसिडेंट देखा कि ये जो पर्सन है अमृतपाल सिंह, इसके खिलाफ NSA एक्ट लगा दिया गया। अब NSA एक्ट लगा दिया गया तो नॉन बेलेबल यहाँ पर ये है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कड़े कानून है, बट वो वहाँ से भाग गए। जिन जिन लोगों ने इसकी मदद करी अमृतपाल सिंह की भागने की, उसको भी यहाँ पे पकड़ लिया गया, बट अमृतपाल सिंह अभी तक भी पकड़ में नहीं आया। अब यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, यहाँ पे अलग, क्योंकि थ्रू एयरपोर्ट्स कैसे भी भाग सकता है, तो इसमें यहाँ पर अलग अलग जगह बहुत यहाँ पे व्यवस्था बहुत चाक चौबंद कर दी गई है बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, और यहाँ पे सेंटर ने सभी स्टेट्स को यहाँ पर बोल दिया है कि आप बिल्कुल ध्यान रखें और ये पर्सन यहाँ पे देश छोड़ के भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पिछली पहले भी दुबई में रहता था, और अब यहाँ वापस से खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए फिर से वापस से भारत आ गया। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि जिस तरीके से ट्रबल हो रहा है, इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने में। तो ऐसे में हमें यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता है कि ये जो लोग हैं, ये जो पूरा देश में इस तरीके से माहौल खराब करें, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लेने की आवश्यकता है। तो अगर ऐसा नहीं लिया गया तो हमारे देश में आगे पंजाब में, पर्टिकुलर अदर देशों में, अदर स्टेट्स में भी इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी काफी सारे स्टेट्स में यहाँ पर है हमारे देश में। देन द सेकंड ओपिनियन, टाइट रोप वॉक, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड एनी शिफ्ट इन इट्स बैलेंसिंग एक्ट ऑन जियोपॉलिटिकल इश्यूज। तो देखिए अभी रिसेंटली जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, वो भारत आए, और ये बहुत बड़ा इवेंट था। रीजन भी कि जापान और इंडिया ऑलरेडी दोनों देशों के जिस तरीके से रिलेशन है बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि किस तरीके से पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो स्टांस रहा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जापान का रशिया यूक्रेन वॉर, उसको भी यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया। बट यहाँ पे ऑथर का मानना है कि यहाँ पे जापान का प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे आना सबसे बड़ा मुद्दा ये कहलाता है, क्योंकि जापान अभी G7 का प्रेसिडेंट और इंडिया भी G20 का प्रेसिडेंट है। तो दोनों किस तरीके से कलेक्टिवली यहाँ पे काम करें, और किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से काफ़ी सारे बड़े बड़े इशूज जो हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड-19 पैंडेमिक एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, तो ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से दोनों देश काम कर सकते हैं और दोनों देशों के लीडर्स किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
सेकंड थिंग, जैसे यहाँ पे जापान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, उसी समय हमने देखा था कल के ही दिन जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने यहाँ पर मॉस्को दैट इज रशिया विजिट किया था। तो वो भी एक क्लियर सिग्नल था कि इंडिया और जापान का क्या स्टांस रहा है, इन देशों को क्या है। और इसके बाद जैसे ही भारत से जापान के प्राइम गए, फिर वो सीधा यहाँ पे कीव चले गए। कीव मीन्स द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन, और ये उनका पहला विजिट था फूमियो किशिदा का, कहाँ पे, यूक्रेन में। तो ऐसे में यहाँ पर ये बहुत बड़ा अपडेट है कि जिस तरीके से रशिया और चाइना बहुत घनिष्ठता यहाँ पर दिखा रहे हैं, दोनों देशों के लीडर्स बार बार मिल रहे। रिसेंटली दिखा था हमने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पे रशिया गए थे, चाइना के लीडर खुद शी जिनपिंग वहाँ पे गए। ऐसे में यहाँ पर दूसरे देशों के लीडर्स भी अपना कहेंगे सपोर्ट यूक्रेन को या दूसरे देशों को यहाँ पे दिखा रहे हैं। बट यहाँ पे बात की गई कि इंडिया और जापान दोनों देश अपने आप में कितने स्ट्रॉन्ग है, दोनों के किस तरीके से कल्चरल टाइज, इकोनॉमिक टाइज है। बुलेट ट्रेन की यहाँ पे बात की गई, जिस तरीके से बुलेट ट्रेन का हमने जापान की कोलैबोरेशन से बनवाया और उसमें काफी ज्यादा मात्रा में लोन हमने जापान से लिया है, तो उन सब चीजों को भी हाईलाइट किया। बट अल्टीमेटली यहाँ पे बताया कि दोनों देश अपने आप में स्ट्रेटेजिकली हर चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते हैं, दैट इज इंडिया एंड जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं डिसीजंस के। ओके, अब जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज अमृतपाल चेंज क्लोथ्स, फ्लेड ऑन मोटर बाइक विद एसोसिएट्स पुलिस। अब यहाँ पे पुलिस का ये मानना है कि अमृतपाल सिंह करके जो पर्सन है, ये सबसे पहले कार में बैठा और 10 मिनट तक कार में चला, फिर उसने ड्रेस चेंज करी, फिर वो कहीं ना कहीं उसने फिर से कपड़े चेंज किए और फिर वो कहाँ गया, बाइक पे बैठ के खुद ही बाइक चला के वहाँ से चला गया, जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस यहाँ पे मिली। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी ये मानना है कि जितनी पुलिस है यहाँ पे, पंजाब पुलिस 90,000 पुलिस जो है, क्या है वो सक्षम नहीं है एक पर्सन को पकड़ने में। तो ये क्वेश्चन किया गया। और इवन क्या जो कह सकते हैं कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है, भगवंत मान की सरकार है, वो क्या कर रही है कि पर्सन की क्या अब यहाँ पे आपके लिए पॉलिटिकल बेनिफिट की, अगर आपने ऐसा किया तो उस पर्सन को पकड़ लिया तो आपके लिए आने वाले चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, क्या वो सही स्टेप है या नहीं, ये ऑफर ने बोला। और अल्टीमेटली यहाँ पे अब आप देखिए कि बहुत सारी चेक पोस्टिंग्स यहाँ पे कर दी गई है, बहुत सारी जगह यहाँ पे बहुत नाकाबंदी कर दी गई है, सो दैट ये जो पर्सन है इसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और ये हमारे देश से भाग ना सके। इसके लिए बहुत सी कोशिशें यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट्स यहाँ पे कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को रिवाइव किया गया बाय दिस पर्सन, वो अपने आप में दर्शाता है कि इसको जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए ऑलरेडी जो पर्सन है जिनको एग्जीक्यूट किया गया उनके खिलाफ NSA एक्ट जो है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ऑलरेडी इम्पोज कर दिया गया। चलिए द वर्ल्ड सेक्शन, Xi Jinping hails great neighboring powers goes to strengthen ties with Russia। So जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी क्या हुआ है कि बीजिंग दैट इज चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने यहाँ पर मॉस्को रशिया विजिट किया है। और जब से यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, हमने ऑलरेडी देखा साल भर से ज़्यादा समय हो चुका है, रशिया और चाइना ने एक दूसरे को हर जगह सपोर्ट किया। जब जब UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अलग जगह रिजोल्यूशन पास किए गए अगेंस्ट रशिया, तो चाइना ने हमेशा सपोर्ट किया किसको, रशिया। और चाइना हर तरीके से हर संभव मदद यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि रीजन भी कि यूएस को काउंटर करने के लिए दोनों देश अब यहाँ पे साथ में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा यहाँ पर ऑफिशियल विजिट यहाँ पे जिस तरीके से रहा है, और दोनों देशों के लीडर्स के बीच में काफी समय तक चर्चाएं हुई और दोनों देशों के लीडर्स ने बात करी कि हम आने वाले समय में और स्ट्रांगली यहाँ पे काम करने वाले इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड एवरीथिंग। और इवन रशिया यूक्रेन वॉर की भी यहाँ पे बात की जिस तरीके से चल रहा है, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरीके से इस वॉर को और बढ़ाने का काम करी, ना केवल रोकने का काम करी। तो उस चीज को भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया बाय दीज लीडर्स। और अल्टीमेटली यहाँ पर जो पूरा इशू है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा समझाया कि दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में क्या चल रहा है। देन नेक्स्ट इज डायस्पोरा गैदर्स आउटसाइड इंडियन हाई कमीशन। सो अभी रिसेंटली क्या देखिए, जहां जहां पे आपने कुछ जगह ऐसा देखा होगा, कुछ जगह ऐसा बोला जाता है कि यूएस में हमारी एम्बेसी है और दूसरी जगह हम यूके में बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे हाई कमीशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो देश बेसिकली ब्रिटेन के दैट इज यूके के कंट्रोल में रहे, वहां पे हमारी एम्बेसी, दैट मीन श्रीलंका जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, तो श्रीलंका में हमारी एम्बेसी नहीं है, श्रीलंका में हमारा हाई कमीशन है। वैसे ही यूके में हमारा हाई कमीशन होता है और यूएसए में जो है वो हमारी एम्बेसी। तो और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, काम सेम ही होता है, बट एम्बेसी और हाई कमीशन में ये डिफरेंस होता है कि अब यहाँ पे क्या हुआ है कि रिसेंटली जिस तरीके से अमृतपाल सिंह का इमर्ज कोशिश कर रहा है, एज ए लीडर इमर्ज होने की और खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ा रहा है, तो ऐसे में हमने देखा कि जब जब इंडिया में ऐसे उस तरीके के इंस्टांस होते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में आप देख लीजिए, यूएसए में देख लीजिए, यूके में देख लीजिए, कनाडा में देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है जो कुछ खालिस्तानी सपोर्टर जो है वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं हाई कमीशन पे और प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं।
इसी का असर जो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हमने देखा था कि जब यूके में लंदन में जो हमारा हाई कमीशन था वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स पहुंच गए और एक प्रोटेस्टर्स तो जो हमारे हाई कमीशन की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो तिरंगा लगा था उसको भी हटाने लग गया और फिर वहाँ पे कुछ अथॉरिटीज आ गई और वहाँ पे चढ़ के भी उसने क्या किया, खालिस्तानी का झंडा वहाँ पे दिखाया। लेकिन उसका भारत की सरकार ने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में बताई कि क्या यूके की गवर्नमेंट इस चीज़ में सक्षम नहीं है, कुछ भी लोग आएंगे वहाँ पे और आप वो कुछ भी कर लेंगे प्रोटेस्ट। तो अगर इंडिया का हाई कमीशन यूके का हाई कमीशन भारत में, तो इंडिया पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, बट यूके में यहाँ पे यूके क्या कर रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, बाद में हमने देखा कि जो हमारी एम्बेसी की बिल्डिंग थी यूके में, उसमें बहुत बड़ा तिरंगा वहाँ पे लगा दिया गया। दैट शोज द पावर एंड द वे इंडिया इज ग्रोइंग। वो इसका कौन सा एग्जाम्पल था, बट यहाँ पे लॉट नीड्स टू बी डन। इस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए काम करने की आवश्यकता है। अब यहाँ क्या हुआ, जो इंडियन सपोर्टर्स है और जिस तरीके से अभी रिसेंटली हमने देखा लंदन में जिस तरीके से खालिस्तानी सपोर्टर्स ने यहाँ पे सपोर्ट किया और जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, अब यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उसमें काफ़ी सिख कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट हुआ और जिस तरीके से ये लंदन में जो हाई कमीशन में जाके इस तरीके से खालिस्तानी सपोर्टर्स ने वहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पर स्लोगन्स पेश किए, वो गलत है, इसी वजह से प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया। Okay, so herein I conclude with today's session. So I thought I hope the session was insightful. That's all from my side.